नमस्कार, जय हिंद। 1 लाख लोगों के पेचेक्स रुक चुके हैं, मतलब सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाएगी। हजारों स्टार्टअप्स की जो पैसे थे या उनको चाहिए थे वो फ्रीज हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा रेगुलेशन का संकट दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर में। पर यह सब यहां नहीं, दूर कहीं कैलिफोर्निया में हो रहा है, पर जिसकी आंच दूर दूर तक जा सकती है। आइए समझते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक जो फेल हुआ है, जिसको बंद कर दिया गया है रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। 2008 के बाद माना जाता है कि यह दूसरा ऐसा बड़ा बैंक फेलियर है जिसने शायद अब एक स्टार्ट कर दिया है रिसेशनरी दौर, या फिर और भी बैंकिंग पे आंच आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही एक बैंक फेल हुआ है। 2 साल पहले की भी अगर आप बात करेंगे तो एक म्यूचुअल्स करके भी वहां पे एक बैंक हुआ करता था जिसको बंद किया गया था, जिसको किसी ने ओवरटेक कर लिया। हालांकि कवायदे ये है कि इस बैंक को भी कोई ना कोई ओवरटेक जरूर कर लेगा। पर आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों हुआ इस सिलिकॉन वैली बैंक में। पहले समझने की यह भी कोशिश करते हैं कि आखिर कितना बड़ा ये स्केल पे लगभग पैसा फंसा है। कहा जा रहा है $175 बिलियन, मतलब अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पता नहीं कितने जीरो लगाने पड़ जाएंगे हमें। दैट $175 बिलियन इज एक्चुअली फ्रोजन, और ये लोगों को मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये अनइंश्योर्ड पैसा था। कुछ पैसा जब आप जमा करते हैं बैंक में तो एक उसका परसेंटेज इंश्योर्ड रहता है, सिक्योर रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कितना पैसा आपको इंश्योर्ड मिल जाता है अगर वो बैंक बंद हो तो? डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमारे यहां इस पे वर्क करती है, वैसे ही सारे इकोनॉमीज में ही है। भारत में कितना अमाउंट तक आपको मिल सकता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। $175 बिलियन तो फ्रीज हो चुका है। आपको बता दें कि इसके स्टॉक इतने बुरी तरह गिर रहे थे कि मात्र कुछ घंटों में $80 बिलियन सीधे नीचे गिर गया था। $80 बिलियन स्टॉक का गिरना मामूली नहीं होता। और वाकई में आपको बता दें, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पेचेक्स रुक गए हैं, लोगों के सैलरी क्रेडिट होनी थी वो सब रुक गई है। Thousands of startups, they are feeling the crunch of not having the money. उनके पैसे जो जमा थे वो भी वहीं पे रह गए, plus the lack accounts that it had. ये सब कुछ कहीं ना कहीं फ्रीज में भी चल रहा है। इतनी बड़ी दिक्कत, आखिर ऐसा हुआ क्यों, हमारे लिए क्या सबक है और हमें क्या सीखना चाहिए, हम आपको बताएंगे। पर पहले हम आपको एक भूमिका दिखाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। थोड़ा सा इकोनॉमी में जाएंगे और थोड़ा सा लॉजिकल रहेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा बेहतर तरीके से। सबसे पहली बात है 2020 को अगर आप देखें, कोरोना के एपिसोड के बाद जब लोग निकले, इंटरेस्ट रेट्स बहुत डाउन हुआ करते थे। लोगों को लोन लेने में बड़ा मजा आता था क्योंकि कम इंटरेस्ट में लोन मिलता था और बैंक्स भी अच्छा खासा पैसा दिया करती थी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम आ रखा था 2020-21। इस बूम का पैसा पार्क किया गया था बैंक्स में। सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ एक लौता बैंक नहीं है जिसने इस बूम का फायदा उठाया। इसके वॉल्ट्स में पैसे आते थे स्टार्टअप से और ये अच्छा खासा लोन देता था, और जो पैसा इसके पास आता था ये किसी ना किसी बॉन्ड को खरीद लेता था जो कि यूएस ट्रेजरी के होते थे। अभी तक बहुत नॉर्मल चीजें चल रही थी, आराम से लोअर इंटरेस्ट रेट पे खूब पैसा लुटाया जा रहा था। लगभग 2008 के क्राइसिस को अगर आप याद करेंगे, यही चीज की जा रही थी कि बैंक्स फ्री करके पैसे बांटने लगे थे। फेडरल रिजर्व रेट ने बहुत कम रखा था इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण लोन देना बड़ा आसान होने लगा था। टेक्नोलॉजी सेक्टर बैठ गया। 2021 के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर खड़ा ही नहीं हो पा रहा, वो चल के दौड़ ही नहीं पा रहा है। उसके कहीं ना कहीं इतने शायद इनोवेशंस हो चुके थे, या एक स्टैचू, एक देखेंगे अगर आप, एक स्टेटस जो उसका था बिल्कुल स्टेटस को बन गया या प्लेट्यू बन गया था। अब वो बढ़ नहीं पा रहा था, एक मूर्ति की तरह, एक स्टैचू की तरह रुक गया जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था। आप अगर स्टॉक्स पे भी देखेंगे तो लगभग आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं इस समय और लगभग गिरते ही जा रहे हैं। अब जब आपके स्टॉक में पैसा नहीं है, मतलब आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, जो कि दुनिया भर में बैंकिंग की
चीजों को तबाही करने की क्षमता रखता है, इस फेडरल रिजर्व ने अब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। टेक्नोलॉजी सेंटर बैठा हुआ है और अब उनका जो खुद का फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहां आरबीआई है, उनका फेडरल रिजर्व है, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। अब आप रिस्क नहीं लेंगे। अब चूंकि आपको लोन हायर इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप लोन नहीं ले सकते। आपके पास रिस्क है भाई। पीपल वुड नॉट लाइक टू टेक द रिस्क नाउ। क्योंकि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? अब आपने जो अपना पैसा जमा रखा था, आपने बोला ऐसा है कि मुझे पैसा दो वापस। फंडिंग बंद होने लगी, लोन्स बंद होने लगे। विंटर इन फंडिंग मतलब अकाल पड़ने लगा, फंडिंग कम होने लगी। तो जितने स्टार्टअप थे उन्होंने बोला मुझे जो मेरा पैसा है वापस दो। यह चीज एसवीबी ने नहीं सोची थी, सिलिकॉन वैली बैंक ने नहीं सोची थी। और अब उसने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था बड़े बड़े बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, उसको प्रीमेच्योरली तोड़ करके पैसा निकाला और कुछ लोगों को देने लगा। ये बातें और लोगों को भी पता चली कि तोड़ तोड़ के पैसा दे रहा है, एक लॉस में जा रहा है। और ये लॉस भी मामूली नहीं था, $2 बिलियन के आसपास ये लॉस था। और जिसको भरपूर करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक बोलता था कि मैं अभी रेज करूंगा पैसा, तब तक ये आग लग चुकी थी। लोगों को पता चल चुका था कि अब इसके पास पैसा नहीं है। हर कोई पैसे को निकालने लगा। और एक समय ऐसा आता है कि अब इसके पास पैसा बचा ही नहीं था देने को। और रेगुलरिटीज जो वहां पे जो भी आपका रेगुलर अथॉरिटीज हैं वो अब आएंगी, अब इसको आके फ्रीज कर देंगी। और यही हुआ। जब डिमांड बढ़ गई ऑफ द मनी बाय द स्टार्टअप्स, दे स्टार्टेड सेलिंग देयर बॉन्ड्स एट अ लॉस एंड इट गॉट अ चेन रिएक्शन। हर कोई अब अपना पैसा मांगने लगा। आखिरकार इसको बंद किया गया। आज मंडे, जब अभी ये लोग उठेंगे, क्योंकि हम इनसे आगे चल रहे हैं, तो जब ये लोग उठेंगे तो इनको एक लास्ट मोहलत दी गई है कि इंश्योर्ड पैसे को ये निकाल सकते हैं। बाकी का पैसा अभी तक नहीं पता कि क्या होगा। हालांकि इन केसेस में दो चीजें देखी जाती हैं, या तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके इसको रिवाइव करे, या फिर कोई और ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा या कोई इतना बड़ा बैंक होगा जो इसको ओवरटेक कर लेगा और धीरे धीरे लोगों के एसेट्स को, हो सकता है इस बैंक के एसेट्स को बेचकर लोगों का पैसा लौटाएगा। यह चीज लगभग देखी जाती है। तो क्या ये 2008 के क्राइसिस जैसा है? इस पर भी चर्चा करेंगे। पर कुछ लर्निंग है हमें जो मिली इस बैंकिंग फेलियर से। सबसे बड़ी लर्निंग है अपने आप को डाइवर्सिफाई रखना होगा। द फर्स्ट लर्निंग इज डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज ये बैंक सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप्स में ही डील करता था। इसीलिए अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर गिरा तो ये भी बुरी तरह गिर गया। आज के अमूमन बैंक्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। अगर आप भारत के बैंक से बात करें, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ये तो अगर गलती से फेल हो गए तो तबाही आ सकती है। इनको कहा जाता है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से दे आर टू बिग टू फेल। इसीलिए इनके ऊपर रेगुलरिटीज भी बहुत ज्यादा लगाई जाती हैं। अगर डाइवर्सिफाई नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। पहली लर्निंग थी। दूसरी, रेगुलेशन होना चाहिए, और रेगुलेशन का एक आगे का ही स्टेप होना चाहिए। अगर रेगुलेशन बोलता है कि आपको 2% कैपिटल प्रोविजन के तौर पे रखना है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को यह मानना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि रखा गया है, बल्कि अगर 1% ज्यादा ही रखा जाए तो बेहतर है। तीसरा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। यह बैंक लगभग अपना ऑनलाइन क्लाइंटल ही रखा था, इसीलिए डिमांड की जा रही है कि आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लाइंटल रखें ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। भारत में आप देखेंगे अगर तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लाइंटल दोनों ही बना हुआ है, और उसी के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि वी आर मच मच सेफर देन देम। पर अब प्रश्न यह है कि क्या यह 2008 की क्राइसिस जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। कहा जा रहा है कि बैंक फेलियर हुआ है, पर इतना बड़ा बैंक फेलियर नहीं हुआ है जिसका रिपरकशन चारों तरफ जाएगा, और यह बहुत ही एक लिमिटेड सेक्टर में हुआ है, आईटी सेक्टर में हुआ। तो यह बात सही है कि आईटी सेक्टर अभी हो सकता है ट्रबल फील करेगा, परंतु बहुत सारे बैंक्स लगे हुए हैं इसका एसेट्स परचेज करने में। इसको हो सकता है जल्दी से ही एक्वायर कर लिया जाए और ये लोगों का पैसा लौटा दे। दूसरा, भारत में अगर देखा जाए इसका स्टैंड, तो हमारा बहुत ज्यादा इन पे एक्सपोजर नहीं था। कुछ स्टार्टअप हो सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो इनसे डील करते थे, अन्यथा बहुत ज्यादा हमारा एक्सपोजर नहीं है। हालांकि हमें जो लर्निंग है वो ये है कि आपको अपने रेगुलेशंस को और स्ट्रांग रखना होगा। आरबीआई बेजल नॉर्म्स 3 के लिए 2023 में ही लागू हो चुके हैं, और आरबीआई ने बिल्कुल ये नॉर्म्स को बोला है, और बल्कि कुछ परसेंटेज बढ़ा के ही बोला है कि सारे बैंक्स को रखना होगा।
इन नॉर्म्स को लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप लोन दें किसी को तो आप उसके एवज में कुछ प्रोविजन बना के रखें, ताकि जब पब्लिक आपसे पैसा डिमांड करे तो आप उनको खाली हाथ ना जोड़ सके, उनको पैसा भी लौटा सकें। खैर, ये बैंक क्राइसिस एक बहुत ही दुखद घटना है, बट वी आर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग इन द कंट्री और हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, और ये जरूर बताइएगा कि बेसल नॉर्म 2 और बेसल नॉर्म 3 में क्या डिफरेंस है। ये नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय।